Hello everyone, this is again a very useful video recording जहां पर आप आज इन sections को मेरे साथ रिवाइज करने वाले हैं. Section 128 से 129, 30, 131 and then 136 and 137 too. तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके. तो वैसे आपको बता दूं, आई एम नॉट एन अकाउंट्स टीचर. टॉपिक देखकर कई लोग रूमर स्प्रेड कर देंगे, सर इज ऑल्सो टीचिंग अकाउंट्स. नॉट पॉसिबल. स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी होता है प्रोफेशनल एग्जाम में. तो लेट द अकाउंट्स वर्क बी डन बाय अदर स्पेशलाइज्ड टीचर्स एंड आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन लॉ. ओके, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 128 से शुरू करते हैं. पर बिफोर आई स्टार्ट विद सेक्शन 128, आपको पहले याद होना चाहिए दैट सेक्शन 128 में ये वर्ड्स आएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ये सारे डेफिनेशंस आपके पढ़े हुए होने चाहिए. एंड मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जो मैंने आपको डिटेल्स में एनालाइज करवाया था, दैट इज इंक्लूसिव नेचर के हैं कि बुक्स एंड पेपर्स अलग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है. सो आई एम नॉट रीडिंग इट अगेन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंक्लूड्स दिया हुआ है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब इंक्लूडेड है. कुछ कुछ कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर वो नहीं भी अटैच करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलेगा, बिकॉज वो है ओपीसी, एमसीए सर्कुलर आया हुआ है, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स. आई डिडंट से प्राइवेट कंपनी, आई सेड प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप्स को भी ये रिलैक्सेशन अवेलेबल है. फाइनेंशियल ईयर यूनिफॉर्म होती है सभी कंपनीज की 1 अप्रैल से 31 मार्च. दो चीजें इसमें हमने सीखा था. अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है सपोज 15 फरवरी 2025, तो उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 नहीं होगा, वो 31 मार्च 2026 होगा. तो ये चीजें हमने यहां पर डिटेल में सीखा था. तो ये सारी चीजें मैं वापस आपको रिवीजन क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा. आई हैव जस्ट हेल्प्ड यू टू नोट ऑल दीज थिंग्स. बट नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है, ओके, and you are a holding or a subsidiary or an associate company. स्क्रीन दिख रहा है 1 2 3 मैंने लिखा है. आप एक कंपनी है जो कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है या एसोसिएट है, किसकी सर? ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. देन फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर क्योंकि आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं, ये लैंग्वेज ध्यान से देख रहे हो, ये सब भी लोग समझा नहीं पाते. व्हाट पीपल डू, इफ यू आर अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, यू कैन फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर. नो 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 नो, मार्क्स कटते हैं. तो ये रिवीजन आपको उन्हीं शब्दों पर और लीगल पॉइंट्स पर पॉलिश करने के लिए बनती है, जस्ट नॉट टू टाइम पास की हाँ रिवीजन हो गया. तो देखो आंसर्स में ये आना चाहिए दैट फॉर कंसोलिडेशन पर्पसेस दे बेसिकली अप्लाई टू रीजनल डायरेक्टर इन ई फॉर्म RD1 विद द रीजंस दैट दे वांट टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर. पहले ये एनसीएलटी को होता था बहुत साल पहले, पर अभी ये एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को ई फॉर्म RD1 में हो रहा है. और क्या क्या साथ में अटैचमेंट के रूप में जाएगा, क्या क्या रीजंस दिए होते हैं, ये सब यहां पर लिखा हुआ है. ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पॉज करके ये मार्किंग को भी नजर डाल लिया है. नेक्स्ट सर, आखिर ये सेक्शन 128 अब शुरू हुआ, ये क्या चीज का है? एंड 128 एंड 129 में फर्क क्या है? 128 is talking about books of accounts. Sir, books of accounts क्या होता है? It includes records in respect of sale, purchases, assets, liabilities, income, expenditure. This is your books of accounts. और कुछ कंपनीज को cost accounting records भी मेंटेन करने पड़ते हैं. तो when I talk about this कि 128 is about books of accounts. सर, तो 129 क्या चीज के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में सबसे पहली इजी चीज हमें रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना चाहिए. एंड अगर कभी दूसरे जगह रखने का सोच रहे हैं तो पता लोग हड़बड़ा के क्या बोल देते हैं, प्लीज सुनो, रॉन्ग आंसर भी सुनो. हाँ, दूसरी जगह रख लीजिएगा. इफ मोर देन 10% ऑफ द मेंबर्स रिसाइड इन दैट सिटी, SR पास कर लीजिएगा, बाय. फिर से आओगे एग्जाम देने, बाय नहीं, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का आंसर है. सर, वो किसका सुना रहे थे आप? दैट वॉज द आंसर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब मैं बात करता हूं, रिमेंबर, जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता हूं तो आंसर्स में कुछ और लिखा हुआ आ रहा है. बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. एंड विद इन लैंग्वेज दिखा, 7 days ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन. 7 days, 30 days नहीं, नॉर्मली फॉर्म 30 days होता है. विद इन 7 days ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एक फॉर्म हमें आरओसी को जमा देना पड़ता है, गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस. ओके, इंडिया में मैं कहीं और रख सकता हूं,
वेरी गुड. और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री एंड अक्रूवल बेसिस पर रखा जाएगा. इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाते हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अगर आप दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो सिमिलर टाइप की चीजें आप फॉलो कर लीजिएगा. कैन बुक्स बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड? ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन डेवलप होके आता है. क्या बुक्स को आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं? तो बोलते हैं रखिए, बट इट शुड रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, इट शुड बी लेजिबल, नो वन कैन एडिट द बुक्स इन एन अनऑथोराइज्ड मैनर. और ऑडिट कमिटी इसकी एक प्रॉपर सिस्टम बनाती है स्टोरेज एंड रिट्रीवल के लिए. And the backup of the books of accounts should be maintained in servers located in India. Backup जो है books of accounts का, that should be maintained in servers located in India. Okay. ये सारी चीजें हमने देखी थी. कंपनी को आरओसी को एनुअल इंफॉर्मेशन एक देना पड़ता, आईपी एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स. नया चीज क्या था कि एवरी कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द सॉफ्टवेयर मस्ट हैव द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, edit a log of every change made in the books along with the date when you make changes in your accounting transaction. That should be also reflected ताकि बाद में manipulation नहीं हो सके. Tally में होता है ऐसा. तो ये कंपल्सरी नहीं था पहले, बट ये आ गया था एंड इट वाज डेफर्ड टिल 1 अप्रैल 2023 से अब ये लागू करने बोला गया था. लैंग्वेज वापस देखो, पॉज करके वीडियो में लैंग्वेज को पॉलिश करो, ये आंसर में नोट देके जरूर आना चाहिए. सॉफ्टवेयर विच हैज अ फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एंड द फीचर ऑफ एडिट लॉग व्हेन यू मेक द चेंजेस इन योर सिस्टम एंड योर ट्रांजैक्शन, ये सब भी आ जाए. एंड इंश्योर दैट ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल्ड. 3 चीज है. फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल हो, no one can disable the audit trail. Thirdly, edit log of the changes made in your accounting transactions in the software. तो ये वीडियो सुनकर आपको उन शब्दों पर कमांड आएगा जो पहले आप बस अंडरलाइन करके खुश हो रहे थे. नाउ ब्रांच पे अगर आपको बुक्स रखना है तो पीरियोडिकली 3-3 महीना पर इंडिया में आ जाना चाहिए, स्पेशली अगर ब्रांच आपकी इंडिया के बाहर हो. ओके, एंड व्हाट एल्स? डायरेक्टर्स खुद देख सकते हैं, पर डायरेक्टर अपने फ्रेंड को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर नहीं भेज सकते, वो खुद देख सकते हैं. इस टाइप की बातें आ गई. शेयर होल्डर्स नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते, पर उसके एक एक्सेप्शन है, वो देखेंगे. शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी जाएगी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले में नहीं लिखा गया था. सो बुक्स कितने साल के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है? लास्ट 8 years. बट समटाइम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्गर पीरियड भी आपको स्पेसिफाई कर देता है, देन इट इज 8+X. ओके, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चल रही हो या एसएफआईओ के द्वारा चल रही हो तो आपको लॉन्गर पीरियड तक भी प्रिजर्व करने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है. इसी क्लास में हमने देखा था, और ये आता भी है एग्जाम में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? एज आई सेड, डबल एंट्री, अक्रूवल बेसिस, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है? So they have given a list: MD, whole-time director in charge of finance, CFO, any other person like chief accountant भी हो सकते हैं, who has been given by the board to discharge this responsibility. और अगर ये नहीं करते हैं इन लोग, MD, WD in charge of finance, CFO, तब ऐसी सिचुएशन में मिनिमम जो इनके ऊपर फाइन है, फाइन इस बार पेनल्टी नहीं है, दैट इज 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs. सर इम्प्रिजनमेंट भी लगता था ना, वो हट चुका था. ओके, ये मैंने यहां से हटा 128 से, क्योंकि थोड़े देर बाद आप 129 देखोगे. 128 में मेन बातें क्या थी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री एंड अक्रूवल बेसिस, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां प्रिजर्व करना है, कितने सालों का प्रिजर्व करना है. ओके, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कैसे प्रिजर्व करना है. दोज वर द मेन हाइलाइट्स. नाउ 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी फैट. सो व्हाट इज फैट? जो फॉर्म आपको कंपनीज एक्ट के अंदर बोला गया हो, एएस का कंप्लायंस, ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट हो. But there are exceptions. Insurance, banking, electricity and any other class of companies वो अपने उस specific act के अंदर अगर करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये 128 में मेन विंग्स क्या क्या था? If I compress it, 128 का मेन विंग क्या था बताओ? डबल एंट्री, अक्रूवल बेसिस, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड कितने टेन्योर के लिए मेंटेन करना है, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल कि ये सब चीजें हो रही हो, एंड उसके ऊपर जो एक फाइन आया था. पर 129 की अगर मैं बात करूं, फॉर्मेट के ऊपर कुछ था. नाउ एट एवरी AGM, बोर्ड विल ले डाउन बिफोर AGM own financial statement number plus CFST, consolidated financial statements, plus attach AOC1. So what is AOC1? AOC1 is a
statement containing the salient features, English देखो, of the financial statement of its subsidiary oblique associate. लोग सिर्फ AOC 1 लिख कर आते हैं, कई लोग लिख के आते हैं salient features of subsidiary, मार्क्स कटेगा. Salient features of the financial statements of subsidiary oblique associates. तो प्लीज वीडियो सुनकर इन लाइंस को, जो लोग एवरेज स्टूडेंट है बोलते पढ़ाई में एवरेज दिल के अमीर कि सर मैं लिख नहीं पाता हूं बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू राइट, तो मेरे वीडियो सेशंस में मैं ये वर्ड्स अल्फाजों पर बहुत ध्यान देता हूं ताकि मार्क्स भी कैसे अच्छा आ सके, वो बहुत जरूरी है. तो ये सुन सुन के तैयारी करिए. आगे बढ़ो. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है 129 का. फिर हमने कुछ इसमें एग्जेम्पशन पढ़ा था कि कभी कभी जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है वो अपने नीचे वाले सब्सिडियरी को कंसोलिडेट नहीं करती है तो चलेगा, क्योंकि जो मेन पेरेंट होल्डिंग कंपनी है वो कंसोलिडेट कर लेगा. पर उसके लिए क्या क्या जरूरी है कि वो जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, सपोज बी, वो जो है वो एक अनलिस्टेड कंपनी होना चाहिए, कहीं भी लिस्टेड ना हो, इंडिया या बाहर. इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी के अपने बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया था राइटिंग में, नो वन ऑब्जेक्टेड दैट दे आर नॉट कंसोलिडेटिंग सी बिकॉज सी इज ऑलरेडी कंसोलिडेटेड बाय ए. तो दिस वाज नॉट सो इंपॉर्टेंट. अब बताइए सर अगर एएस फॉलो नहीं करे कंपनी, 129 में ये भी लिखा है तो क्या होगा? एक तो मैंने बताया था, दूसरे सेक्शंस में लिखा है ऑडिट रिपोर्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा, और यहां पर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में बताएगा व्हाई विच एएस नॉट फॉलोड, रीजंस फॉर नॉट फॉलोइंग एंड द इफेक्ट, द फाइनेंशियल इफेक्ट. 3 चीजें, डिविएशन, रीजंस एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट, तीनों वर्ड्स आंसर में आना चाहिए. इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. तो हमने देखा था फैट वाला कॉन्सेप्ट कि हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, शेड्यूल 3 के सारे डिस्क्लोजर्स हों. पर बिग वाले जो कंपनीज होते हैं, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्ट में मैंने बिग बोला, उनको एग्जेम्पशन है. और कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को, लाइक डिफेंस कंपनी को, कुछ कुछ चीजें शेड्यूल 3 में सारे फुल डिस्क्लोजर्स नहीं देने पड़ते हैं, कुछ चीजें वो छुपा के रखते हैं डिफेंस पर्पस के लिए. उसके अलावा यहां पर हमने देखा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन वायलेशन, एमडी, डब्ल्यूडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ, एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड. और इसमें एक 5वां पॉइंट भी है, इन द एब्सेंस ऑफ दीज ऑल द अदर डायरेक्टर्स विल बी लायबल. और यहां पर इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर भी है, फाइन भी है. एक चीज तो याद है कि अकाउंट्स को नहीं मेंटेन करना पेनल्टी वाले केसेस नहीं है, फाइन्स वाले केसेस हैं. ओके सर, और बताइए, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ रीओपनिंग ऑफ the accounts on court's order or NCLT's order. सही क्या है? अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? Look here everyone. Section 130 and 131 का डिफरेंस. रिविजन क्लास है तो फास्ट है कि NCLT या कोर्ट के ऑर्डर पर आपका अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन, रिकास्ट करने की ऑर्डर आ सकती है. ऑर्डर कोर्ट या NCLT पास करेगा, बट ऑर्डर कब पास करेगा? जब इनको एप्लीकेशन सिरसा करे. सिरसा में कौन कौन आ रहे हैं आपको दिखाई दिया, और किन ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन कर रहे हैं? सर फ्रॉडुलेंटली मैनेज हो रहा है यहां पर, इनका पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के उस पर ही मुझे डाउट है. एंड बिफोर पासिंग द ऑर्डर्स इनके व्यूज भी लिए जाएंगे. तो लोग क्या करते हैं? कोर्ट या एनसीएलटी कैन ऑर्डर द रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप क्वेश्चन करोगे किसके एप्लीकेशन पर? एप्लीकेशन में मेन चीज है ग्राउंड्स क्या है, ये भी बहुत जरूरी है. तो आप इस रिवीजन क्लास के दौरान बहुत इजी महसूस करोगे, कंफर्ट आ जाएगा, जो चीजें आप भूल रहे होंगे या जो आंसर्स में लिखना चाहिए वो भी याद आ जाएगा. उसके अलावा ये कितने सालों तक का अकाउंट्स रीओपन किया जा सकता है? लास्ट 8 इयर्स. बट कई बार जहां सेंट्रल गवर्नमेंट आपको या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको 8 साल के पहले वाले भी प्रिजर्व करने बोली थी, वहां पर फिर हम भी पुराना वाला भी खुलवा सकते हैं. वेरी वेरी गुड. तो ये वाला पॉइंट लोग यूजुअली भूल जाते हैं एमसीक्यू में या जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं. रिमेंबर, वहां पर फिर लॉन्गर देन 8 इयर्स के लिए भी रीओपन करने की ऑर्डर आ सकती है. ओके सर. नाउ वॉलेंट्री रिविजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नहीं होता. लैंग्वेज बहुत ध्यान से देखो. वॉलेंट्री रिविजन में जो वर्ड है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड्स रिपोर्ट, जब 129 एंड 134 फॉलो नहीं हुआ है. सो व्हाट इज 129, 134? वो एएस वाली बातें और वो जो फैट वाली बातें, ट्रू एंड फेयर व्यू, वो सब वाली बातें. या 134 क्या होता है? बोर्ड्स रिपोर्ट का बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, आप पढ़ोगे आने वाले क्लासेस में अगर मिस हुआ है तो. वो अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्टर्स अप्लाई करते हैं
ओके, डायरेक्टर्स फील दे में रिवाइज पिछले 3 सालों का आफ्टर अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, यानी कंपनी के डायरेक्टर्स एनसीएलटी के पास जा रहे हैं कि 129 एंड 134 के अनुसार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड्स रिपोर्ट नहीं है, तो पिछले 3 सालों का हम रिवाइज कर सकते हैं। पर वॉलंटरी वाले में भी वो अप्लाई कर रहे हैं, तो एनसीएलटी है ना, इनकम टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन सुनता है, फिर रिवीजन करता है। और जब भी इस टाइप के रिवीजन होते हैं, कंपनी की भी एक जिम्मेदारी है कि बोर्ड रिपोर्ट में रीजंस फॉर रिवाइजिंग को डिस्क्लोज कर दे। तो सर बहुत कुछ पढ़ने का था। और एक फाइन पॉइंट, लोग क्या लिखते हैं पता है, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नो, वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोर्ड्स रिपोर्ट। नाउ यहां पे मैंने बोला इट कैन बी रिवाइज फॉर एनी 3 years। नाउ इसमें एक इंटरेस्टिंग कैच है, मैं आपको दिखाता हूं। लुक हियर, जो एग्जाम में भी आया हुआ एक बार, 2000 जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2024-25 अभी चल रहा है। कैन आई रिवाइज फॉर 2022-23? लास्ट 3 years का मैं रिवाइज कर ही सकता हूं। कैन रिवाइज ऑफ 2022-23? हाँ सर, ये वाला अलाउड है। अब सेम ईयर में मैं वापस गया हूं, ओके 2023-24 में भी मेरे को गड़बड़ लगा है, वापस एक बार ये रिवाइज करवाया। कैन आई रिवाइज इट अगेन इन सेम ईयर? अब आप बोलोगे सर ओनली 1 रिवीजन इज अलाउड। इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, ओनली 1 रिवीजन फॉर 1 financial year. If the revision is relating to different financial year, it can be revised again in the same year. If revision is related to different financial year, it can be done. मतलब तुमको क्या लगा था कि 2024-25 में एक वॉलंटरी रिवीजन कैरी होगा, बात सही है, पर एक वॉलंटरी रिवीजन 1 साल का, यानी 22-23 का हो गया रिवीजन। अब मैं 1 महीना बाद फिर जा रहा हूं, मेरे 23-24 में भी मैंने कुछ भूल देखी है, फिर करवा सकते हो। सर आप बोले ना 1 रिवीजन, इसका इंटरप्रिटेशन आया 1 रिवीजन इज रिलेटेड टू 1 फाइनेंशियल ईयर। इफ द रिवीजन you want to carry out in this year, same year में अगर आप second voluntary revision कराना चाहते हैं, and if it is related to different financial year, no problem। तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते, आप पॉज करके रिवाइंड करके फिर से नोट कर लीजिएगा इस चीज को। वेरी गुड। तो ग्राउंड्स आप वहां समझे, और यहां पर भी वो देखे कि एनसीएलटी ऑर्डर तो पास कर रहा है, अप टू लास्ट 3 years का हम रिविजन कर सकते हैं, बट वो किसके व्यू को लेगा, सीजीएन इनकम टैक्स के व्यू को लेगा। ओके, सो दिस इज 130-131। नाउ इसी क्लास में हमने एक 129A भी देखा था। व्हाट वाज 129A? कि कुछ क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज को डिटेल रूल्स में आएगा। तो सच क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, हो सकता है क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जो भी रूल्स में लिखा है देखेंगे। एंड उस पीरियोडिकल रिजल्ट्स को बोर्ड अप्रूव भी कराएगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उस पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ऑडिट या लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट जो होगा वो भी आपको आरओसी को विद इन 30 days ऑफ पीरियड एंड जमा देना है। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी अनलिस्टेड कंपनीज को अपने पीरियोडिक रिजल्ट्स बोर्ड से अप्रूव करवाने, उनको अपना उस पीरियोडिक रिजल्ट्स का ऑडिट या एलआर करवाना है। एंड थर्डली बट नॉट द लास्ट, उनको एक काम और करना है, दैट इज पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आरओसी के पास विद इन 30 days ऑफ दैट पीरियड एंड जो रूल्स में लिखे होंगे वो जमा भी देना है। तो अगर एग्जाम में आ जाए what provisions have been inserted in the Companies Act as an amendment for unlisted companies periodic financial results, तो बताना होगा that periodic financial results of the company will be prepared, it will be approved by board, it will be audited and then filed with ROC within certain time after the completion of the period. And instead of audited report, limited review. So what is LR? ये भी चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं, पर ये ऑडिट की तरह डिटेल नहीं होता, उस रिपोर्ट में लिखा रहता है this is a limited review report but not an audit report, because audit बहुत extensive होता है। LR रिपोर्ट में हम ब्रॉडली कुछ पैरामीटर्स चेक करके देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, बट सारा डिटेल चेकिंग ऑडिट की तरह नहीं होता है। तो अगर कोई पूछे अनसर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट आई है, सर्टेन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनेंगे, बोर्ड के द्वारा अप्रूव होवेगा और फिर वो जमा भी होवेगा आरओसी के पास विद इन 30 days। तो ये रिवीजन बहुत अच्छा है, सारे पॉइंट्स आपको यहां बताया जा रहा है। ये मेंबर वाला कुछ पॉइंट्स था, क्या मेंबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और इसी क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए थे।
वी ऑल्सो सॉल्व लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस ताकि पेपर पैटर्न भी आपको समझ में आए, हाउ द आंसर्स आर रिटन, ये बहुत बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज व्हाट हैपन्स, कई बार एक ही क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स होते हैं, तो वो सब पार्ट्स को भी मैंने देखना आपको अलग अलग एंग से किस तरह ब्रेक करके क्वेश्चन को समझा जाता है. बिकॉज व्हेन वी रीड एंड वी झट बिना देखे बोलते हैं, सब बोल देते हैं, पर क्वेश्चन में कौन सा अंश पूछा जा रहा है, किस तरह आपको चीजों को समेटना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए आपको ये क्वेश्चन आंसर्स किसी भी कीमत पर आपको इनको भूलना नहीं चाहिए. सो यू मस्ट डू ऑल दीज क्वेश्चंस जो मैंने करवाया था. मैं वापस आपको क्यों पेज घुमा के दिखा रहा हूं, ताकि आपकी राइटिंग शैली डेवलप हो और आप मिस ना कर दें अगर आपने इन क्वेश्चंस को पहले मिस किया हो. ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉल्यूम 1 बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स था, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा. इफ समवन वॉचेज इट, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मांगेंगे तो मैं उनके मेल आईडी पे, रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भेज दूंगा. रुक जाइए, खत्म नहीं हुआ है. नाउ आफ्टर दिस हम लोग जब अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, वी ऑल्सो वेंट टू दीज सेक्शंस. नाउ सेक्शन 136, 137, 134. अगर मैं पूछूं, इसके पहले मैंने 128 कराया था, क्या हुआ था सर उसमें? सर उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बातें हुई थी. उसमें हमने देखा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डबल एंट्री वाली बातें जो थी, अक्रूवल बेसिस वाली बातें जो थी, रजिस्टर्ड ऑफिस या बाहर वाली बातें, फिर वो सॉफ्टवेयर वाली बातें, पीरियड कब से मेंटेन करना चाहिए, हु इज रिस्पॉन्सिबल अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं. तो इस तरह रिवीजन किया जाता है कि उस सेक्शंस में क्या क्या था. फिर 129 में हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें, उसका फैट होना चाहिए, वो जो ट्रू एंड फेयर व्यू, एएस का कंप्लायंस, एक्सेप्शंस भी देखा था, बिग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जब एग्जेम्पशंस देता है, फिर एट एजीएम उन्हें क्या क्या प्रस्तुत करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं करने से क्या होता है. 129 में हमने ये भी देखा था दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल, फिर और इसमें फाइन भी होता है, इम्प्रिजनमेंट और दोनों वर्ड लिखा था. वहां पे इम्प्रिजनमेंट हट गया था 129 से, 8 से 129 में इम्प्रिजनमेंट अभी भी है. देन 130 वर्सेस 131 ये भी हमने देख लिया. ठीक है, तो whenever you read और स्टडी पॉज करके पहले थोड़ा एनालाइज भी करना चाहिए मैंने पिछले 22 मिनट में क्या किए हैं. Now what is 136 boys and girls? Very interesting. What is 136? सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, CFST, ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि ये सब चीज FST, CFST, अटैचमेंट, एनेक्सर्स, बोथ्स रिपोर्ट, ये सब 21 डेज, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले बिफोर द मीटिंग लोगों के घरों में डिस्पैच हो जाना चाहिए. सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज पहले देते हैं तो भी चलेगा. कई बार आप 21 डेज पहले नहीं देते हैं, देरी हो गया तो भी चलेगा. अगर कितने लोग हाँ बोल दें, लैंग्वेज लिखा है मेंबर्स होल्डिंग मेजॉरिटी इन नंबर एंड हु होल्ड्स 95% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 12 डेज पहले भी वैलिड है 21 दिन की जगह, अगर ऐसा ऐसा आपका आ जाए, मेजॉरिटी इन नंबर एंड रिप्रेजेंटिंग 95% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल. ये बहुत सिमिलर टू शॉर्टर नोटिस ऑफ ईजीएम को वैलिडेट कराने के तरीके जैसा है. सर ये सारा आप जमा देने बोल रहे हैं ना, डिटेल वाला, यस ये सब जाएगा. बट लिस्टेड कंपनी को एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है. लिस्टेड कंपनी इन सब के जगह अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा दे दे या सर्कुलेट कर दे तो भी चलता है. लिस्टेड कंपनी के लिए अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लोगों को जमा दे दे, और रजिस्टर्ड ऑफिस में फैसिलिटी फॉर इंस्पेक्शन हो कि डिटेल वाला देखना है तो यहां आ जाओ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स. 21 दिन पूरा फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं. तो ये अगर वो AOC 3 बोलते हैं इसके अब्रिज्ड वर्जन को, या AOC 3A एज द केस में भी, पर आपको यहां फैसिलिटी फॉर इंस्पेक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस में देना पड़ेगा. 21 दिन तक देना पड़ेगा वर्किंग आवर्स के दौरान. ये लोग भूल जाते हैं, लोग सिर्फ यस नो लिख के आते हैं. Another thing, अगर कोई शेयर होल्डर्स फुल स्टेटमेंट मांग ले कि नहीं मेरे को फुल वाला दीजिए, तो आपको देना पड़ेगा. तब आप नहीं बोलेंगे कोचिंग सेंटर में तो पढ़ के आए हम लोग, क्या तो अब्रिज चलता है, पर वहां पे एक्ट में लिखा हुआ है समवन डिमांड्स द फुल डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको फिर देना पड़ेगा. ओके एवरीवन, तो सर यहां से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं मैंने आपको बताया. क्या क्या लोगों के घरों में भेजा जाता है, कितने दिन पहले, शॉर्टर नोटिस की वैलिडेशन पर बहुत क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. अब्रिज्ड वाले में आपको एक सुविधा देनी पड़ती है, 21 दिन तक ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स को अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में आके डिटेल्ड वाली देखनी चाहे तो देख सकता है. रिमेंबर सर, उसके बाद बताइए
किस तरह सर्कुलेट करेंगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय ईमेल, कौन सी कंपनी को ये सुविधा अवेलेबल है, उसके बारे में यहां दिया हुआ था। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब है कि एक लिस्टेड कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेबसाइट पर क्या क्या डालेगा। द क्वेश्चन नाउ, फुल पेज करो, मैं चाहूंगा एक बच्चा रीडिंग करे बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग लाइक तूफान मेल। मैं चाहूंगा एक बार आप रिवाइज करिए कि एक लिस्टेड कंपनी को क्या क्या चीजें 1 2 3 4 कुछ मैंने लिखा है। अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे सब्सिडियरी एसोसिएट्स का, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स जो अटैच होते हैं, प्लस सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडियरी भी वेबसाइट पे डालना पड़ता है। मतलब ये देखो 1 2 3 4 वेबसाइट पर ये चीजों को एक लिस्टेड कंपनी डालेगा, यानी कि सब्सिडियरी का भी अलग वाला सेपरेट ऑडिटेड स्टेटमेंट भी अपने वेबसाइट पे जाएगा। सीएफएसटी तो गया ही है, तो कोई स्टडी में आता है सीएफएसटी तो दे दिए, नहीं, ये भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है 136 के अंदर। इनफैक्ट आगे क्या देखने वाले हैं हम लोग कि अगर लिस्टेड कंपनी की सब्सिडियरी इंडिया के बाहर है, ओके, अगर इंडिया के बाहर है उनकी सेपरेट सब्सिडियरी और वो वहां ऑडिट कराने की दरकार नहीं है, तो अनऑडिटेड वाला डालिए। अगर इंडिया के बाहर है और वो कोई ऐसे लैंग्वेज में है जो इंग्लिश में नहीं है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के डालिए। इंडिया के बाहर है और उस इंडिया के बाहर वाले फॉरेन सब्सिडियरी को भी सीएफएसटी बनाना पड़ता है, तो अगर अब हम वो जो बाहर वाला सब्सिडियरी है मेरा इंडिया के बाहर, उसकी भी वहां सब्सिडियरी है, और अगर हम उसको नहीं डालें क्योंकि वो भी मेरी सब्सिडियरी मानी जाएगी, तो उसको ये इंडिविजुअल वाले को हम नहीं डाल रहे हैं, पर हम फॉरेन सब्सिडियरी जो खुद सीएफएसटी बनाया है वो अगर हम अपने वेबसाइट में डाल दें तो काम चल जाएगा। सर ये क्या भूल भुलैया है? ये आपको थोड़ा सा मैंने यहां से पढ़ाया था। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। भारत लिमिटेड अपने वेबसाइट पे ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ भारत लिमिटेड डालेगा, सीएफएसटी डालेगा भारत और चीनी का मिला के, और सीएफएसटी ऑफ चीनी भी डालेगा, जो चीनी इज अ चाइनीज कंपनी, और वहां उसकी और एक फॉरेन सब्सिडियरी की, वहां पे एक फॉरेन सब्सिडियरी है, मतलब चाइना में ही। तो नॉर्मली नियम क्या था कि हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चीनी भी डालें, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ चीनी मिनी भी डालें, अलग अलग भी डालना पड़ता है ना, मैंने देखा था यहां पर अभी, और सीएफएसटी भी सबका बना के डालें। पर अगर मैं जो फॉरेन सब्सिडियरी है वो अगर अपना सीएफएसटी बनाई है, तो हम वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडियरी के जगह हम सीएफएसटी ऑफ फॉरेन सब्सिडियरी डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, रिवाइज करिए अच्छे से। ये चीनी मिनी लिमिटेड का बात हो रहा है, जो मेरी फॉरेन सब्सिडियरी है, ये उसकी इंडिया के बाहर वहां पे उसकी एक फॉरेन सब्सिडियरी है। पॉज कर लीजिए, सोच लीजिए। ओके सर, वेरी गुड रिवीजन, वरना सर मैं भूल ही गया था कि लिस्टेड कंपनी को अपने वेबसाइट में क्या डालना पड़ता है। खुद का डालेगा, सीएफएसटी डालेगा, सीएफएसटी और फॉरेन सब्सिडियरी भी डाल देता है तो चलेगा। सो दिस इज स्पेशल रिक्वायरमेंट। पहले तो ये देखा आपने, फॉरेन सब्सिडियरी का ट्रांसलेटेड कॉपी डालेगा, अनऑडिटेड भी डालेगा अगर ऑडिटेड नहीं है, सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी लिखा था, ऑडिटेड नहीं है तो अनऑडिटेड डालेगा, वहां मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है सपोज। ओके, वेरी गुड। लेआउट, कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? इस बार मेंबर है, डिबेंचर ट्रस्टीज भी है, एंड अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये 136 में क्या था, बेसिकली सर्क्यूलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेबसाइट पे जो लिस्टेड कंपनी की जिम्मेदारियां, इस बार जो डिफॉल्ट है सर्क्यूलेशन और टाइम से नहीं हो तो फाइन नहीं है ऑप्शन, कंपनी पर इतना का पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर इतना का पेनल्टी। इज इट ओके? चेक कर लीजिए अगर कोई का मिसप्रिंट है या मिसिंग है, प्लीज चेक कर लीजिए। वेरी गुड सर, अब बताइए। तो फाइनली अगर मैं सम अप करूं कैसे सर्कुलेट होता है, ये चार चीजें इसमें थी इस सेक्शन में 136। एक चीज देख रहे हैं हम लोग, इन सेक्शंस में हम लोग हमेशा वो कर रहे हैं कि फाइनली क्या क्या टाइप की चीजें यहां पर कवर्ड थी। 136 में फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 डेज बिफोर जाना चाहिए, अब्रिस्ट वाली की बातें थी, ईमेल की बातें थी, एंड वेबसाइट पर क्या क्या डालना चाहिए, ये सब चीजें भी आ गई लिस्टेड कंपनी को।
यानी 4 एरियाज से यहां क्वेश्चंस आ सकता है। जैसे 128 में भी हमने 4-5 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, 129 में भी 4-5 एरिया, 130 131 में भी 2-2 एरियाज थे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे। 136 भी आपने चारों एरियाज यहां पर देख लिया। सो व्हाट नेक्स्ट? सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास जमा होना चाहिए। ओपीसी के केस का आंसर देखिए, 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यह एजीएम नहीं है, बिकॉज ओपीसी को एजीएम होल्ड नहीं करना होता है। बाकी में विद इन 30 डेज फ्रॉम द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। अगर एजीएम हेल्ड नहीं हो रहा है, रीजंस दीजिएगा। एंड फॉरेन कंपनी की टाइमलाइंस अलग है, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नाउ इंटरेस्टिंग, अ कंपनी इज नॉट कवर्ड बाय एक्सबीआरएल, वो सिर्फ एओसी 4 देगा। कंपनी इज not covered by XBRL but having subsidiaries, वो देगा AOC4 as well as AOC4 CFS. A company is covered by XBRL and having subsidiary, वो AOC4 XBRL देगा। So CFS क्यों नहीं दिया? क्योंकि XBRL वाले फॉर्म में CFS का खांचा बना हुआ है, वह अपने आप फॉर्म के अंदर डिटेल्स ले लेता है। So this was really confusing. This orange one is confusing. क्योंकि सब कोई लिख के आते AOC4 XBRL, AOC4 CFS also, नहीं जाएगा। ये लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक्सबीआरएल फॉर्म अगर आपने प्रैक्टिकली किया हो, वो सीएफएस की डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है। तो बेसिकली आपको ये ले डाउन करना है अपने एजीएम में। और अगर सर एजीएम में मेरा अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं किया शेयर होल्डर्स ने, तो भी अनअडॉप्टेड भी आरओसी को फाइल करना है विद रीजंस फॉर नॉन अडॉप्शन। पहले एक बार प्रोविजनल फाइल कर दीजिए और बाद में 30 डेज जब भी फाइनल अडॉप्शन हो तब फाइल कर दीजिएगा। अनअडॉप्टेड बोला मैंने, आई डिड नॉट से अनऑडिटेड। अनऑडिटेड तो जमा हो ही नहीं सकता, ये अनअडॉप्टेड है। शेयर होल्डर्स ने बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के व्यू को क्वेश्चन कर दिया। पढ़ के देखिए ध्यान से, ये लैंग्वेज जरूर प्रैक्टिस करिएगा। फाइलिंग ऑफ अनअडॉप्टेड एनुअल अकाउंट्स विद आरओसी। और सर एक बात बताइए, अगर यहां पर सर अगर कंपनी फाइलिंग टाइम से नहीं करता है, या 137 में हम लोगों ने टाइम ऑफ फाइलिंग की जो बातें सीखी हैं, अगर टाइम से फाइल वाइल नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल बोल रहा हूं सर, आपने थोड़ी देर पहले भी बोला था ना, 21 दिन पहले, वो सर्क्यूलेशन था, ये टाइम ऑफ फाइलिंग है। तो यहां पर कंपनी पे 10,000 है, चेक करो अपने बुक्स को, एंड 100 पर डे, मैक्सिमम 2 lakhs, ओके। और यहां पर जो है वर्ड, वो पेनल्टी है, इट्स नॉट फाइन। तो आप देखिए 136 एंड 137 दोनों में पेनल्टी आ रहा है। तो कंपनी पे भी लग रहा है, एमडी सीएफओ एंड ऑल डायरेक्टर्स पर भी लग रहा है, अगर एमडी सीएफओ मौजूद नहीं हो। 10,000, 100 पर डे एंड मैक्सिमम 50,000। पॉज कर लीजिएगा अगर आपके फिगर्स पुराने वाले हैं तो, ओके। आफ्टर दिस we talked about a very good question, full page करो सब कोई, इसमें लोग फंसते हैं। अच्छा, एजीएम का एक कॉन्सेप्ट होता है, एजीएम इज हेल्ड एट द अर्लीस्ट ऑफ द डेट्स। तो अगर एजीएम नहीं होल्ड हो रहा है तो वो लास्ट डेट फ्रॉम एजीएम के अंदर से आपको फाइलिंग कर देना चाहिए था। इस क्वेश्चन को जरूर करना, बिकॉज स्टूडेंट्स इसमें प्रोविजनल फाइलिंग डेट विद आरओसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर फाइनल वाला तो फिर भी इजी है। स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन एवरीवन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल विद आरओसी। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, इफ द एजीएम इज हेल्ड ऑन 15 September 2020, तो मुझे होल्ड फाइल कर देना चाहिए था एक महीना के अंदर, 15 अक्टूबर। नाउ इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड एट एजीएम, तो भी प्रोविजनल वाला तो मेरे को 15 अक्टूबर तक फाइल कर देना चाहिए था। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, if the above AGM is adjourned due to unfinished business to 22nd September,
एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर भी अडॉप्ट नहीं हुआ है, तो भी मेरे को विद इन 30 days ऑफ एडजर्न्ड एजीएम प्रोविजनल वाला तो फाइल कर ही देना चाहिए था. ओके, एंड इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड टाइमली बट हेल्ड ऑन 10th October, तो कई लोग क्या करते हैं 10th October से 30 days काउंट करते हैं. नो, अगर आपका एजीएम टाइम से नहीं हुआ है, 30 days इज काउंटेड फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड. तो मुझे 30 सितंबर से काउंटिंग शुरू करना होगा. तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, फिर से आप करोगे इसको, यहां पर लोग मिस्टेक्स करते हैं. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेक्शन 134 सबसेक्शन 1, ऑल्सो नोन एज ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताई थी, एओसी 4 में ना एक ही जन का साइन होता है, जबकि यहाँ थ्योरी में एग्जाम में हम लोग को ये सब लिखा जा रहा है. तो ये प्रैक्टिकली एक चीज है. एओसी 4 के साथ आपको प्रिंट आउट भी लेना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. प्रिंटेड कॉपीज में ये सब लोग भी साइन करते हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो वहां पर आपको मेंटेन करना होता है. बट एओसी 4 के फॉर्म में प्रैक्टिकली आप देखोगे एक ही डिजिटल सिग्नेचर लग रहा है. तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी. जैसे मेरे घर की कंपनी में 2 डायरेक्टर्स कोई भी साइन कर देते हैं, हमारे एमडी का पोस्ट ही नहीं है, चलेगा. लेकिन एमडी की साइनिंग कब, अगर एमडी का पोस्ट कंपनी में हो, या अगर कंपनी में सीईओ, सीएफओ, सीएस के पोस्ट हो, तो इनकी साइनिंग भी कंपलसरी होगी. जिस कंपनी में, जैसे मेरे घर की कंपनी में ना कोई सीईओ का पोस्ट है, ना सीएफओ का पोस्ट है, ना सीएस का पोस्ट है, तो ओनली 2 डायरेक्टर्स साइन ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड. ओके, नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमने XBRL बोलकर पढ़ा था. आई विल शो इट टू यू. XBRL इट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग. हम लोग सीखे थे इसके क्यों लाया गया था XBRL, ये भी सीखे थे कि कई कंपनीज टर्नओवर दिखाती थी, कई कंपनीज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल्स लिखते थे, कई रेवेन्यू लिखते थे, कई कलेक्शंस लिखते थे. तो हम चाहते थे एक यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर डिजाइन किया जाए. तो XBRL टैक्सोनॉमी जिसको बोलते हैं, कि अलग अलग एंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म नाम डिसाइड होने लगा. तो ये कहां कंपल्सरी होता है, ये फिगर याद करना कंपल्सरी. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर एग्जामिनेशन क्वेश्चन. ऑल कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, चाहे आपके ये फिगर्स नीचे वाले क्रॉस नहीं हो. अनलिस्टेड कंपनीज विद पेड अप कैपिटल ऑफ सो एंड सो करोड़, 5 crores या जो भी चेंज होते रहते हैं. टर्नओवर विद अनलिस्टेड कंपनीज विद टर्नओवर ऑफ सो एंड सो करोड़, फिगर्स चेंज होते रहते हैं. जो कंपनी इंडिया के अंदर कवर्ड है वो भी. पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, हाउसिंग का फाइनेंस कंपनी, ये 4 याद रखना, इन लोग को XBRL रिपोर्टिंग नहीं देना है. बट पावर सेक्टर कंपनी पहले एग्जेम्प्टेड थी, तो पुराने कई आंसर्स में पावर सेक्टर कंपनी के छपे हुए आंसर्स मत पढ़ लेना, उसमें नहीं था. पर अब पावर सेक्टर को भी XBRL में देना पड़ता है. इसके क्या क्या यूज है मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था. एंड टैक्सोनॉमी इज द इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी फॉर रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन. और यहां पे कई इंफॉर्मेशन आपको और भी दिए गए थे. फुल पेज दोनों क्वेश्चन पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग. फिगर्स आपको ऐसे ऐसे दे दिए कि आपको लगेगा XBRL है, पर बाद में पता चलता है कि वो तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. लिस्टेड कंपनी देखेगा और उसका फिगर्स बहुत कम देगा, पर लिस्टेड होते ही इरिस्पेक्टिव ऑफ द फिगर्स ऑफ कैपिटल एंड टर्नओवर XBRL इज मैंडेटरी. इज इट ओके एवरीवन? तो ये जो अकाउंट्स का सेक्शन है जो हम लोग पढ़ते हैं, लुक हियर एवरीवन, हम लोग लेआउट, हम लोग ने 128, 129, 130, 131 देखा, 136, 137 देखा. एक बार फिर क्लब करते हैं. 136 क्या था? सर्क्यूलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने दिन पहले, ये मेन चीज था. फिर इसमें अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आया कुछ 136 में. इसी में लिस्टेड कंपनी जो वेबसाइट में क्या क्या पोस्ट करेगा उसके ऊपर भी आया. एंड पनिशमेंट, यहाँ पर जो हमने देखा था, यहाँ पनिशमेंट का जो नेचर है वो पेनल्टी का नेचर बन गया था. जो हम लोग 128 एंड 129 में देख रहे थे, दैट वाज इन द नेचर ऑफ फाइन. वैसे ही 137 में अगर मैं बात करूं, फाइलिंग ऑफ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट हमें एजीएम के डेट से नहीं चेक करना होता. कभी कभी अगर एजीएम बाद में हुआ है, वी विल चेक फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड. प्रोविजन ऑफ फाइनल financial statements. Then we also saw in 137 time of filing and most important form numbers जो बहुत confusing थे, यहाँ पर हमने ये भी देखा. एंड यहाँ पर भी हमने देखा पेनल्टी का नेचर बन जाता है. यहाँ पर पनिशमेंट जो है, अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं, फाइन के जगह द वर्ड यूज वाज पेनल्टी.
So these were main highlights of 136 and 137. Yes, circulation before AGM, abridged and listed. और यहाँ टाइम ऑफ फाइलिंग, फॉर्म नंबर्स, इन पर क्वेश्चंस आता है. उसके अलावा हमने इसी क्लास में आज XBRL भी देखा. ओके और आने वाले क्लासेस के रिवीजन में या क्लासेस जब हो जाएंगे तो वी विल आल्सो सी NFRA. नफरा बोल के एक टॉपिक दिख रहा है, हम ये भी देखेंगे. NFRA के कॉन्सेप्ट्स को भी हम जानेंगे. यहां पर बेसिकली NFRA में ऐसे बता दे रहा हूं, अभी हुआ नहीं है, मुझे पता है कई लोगों का. रोल ऑफ NFRA ये 3 मार्क्स के लिए यूजुअली इन लोग पूछते हैं. NFRA के रोल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर्स दैट कैन बी पास्ड बाय NFRA. जब आप करोगे ना, एडवांस में मार्क कर लो आने वाले दिनों के बारे में. दिस इज फॉर 3 मार्क्स. ऑर्डर्स दैट कैन बी पास्ड बाय NFRA. एंड NFRA से जो मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि NFRA सारे टाइप के ऑडिटर्स को गवर्न नहीं करते. ऑडिटर्स ऑफ दीज एंटिटीज आर ओनली गवर्न बाय NFRA. ये 3 मार्क्स के हैं, बहुत डिफिकल्ट फिगर्स है याद करने के लिए. ऑडिटर्स ऑफ दीज एंटिटीज आर ओनली गवर्न बाय NFRA. कई लोगों को लगता है NFRA इज गवर्निंग ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज. नो. तो NFRA से ये 3 क्वेश्चन मत भूलिएगा. इंड एस में कौन कौन से कंपनीज कवर होते हैं ये एक बार देख लीजिएगा. आई एम नॉट सेइंग इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ पोर्शन. एंड जब ये होगा, अभी हुआ नहीं है कई बैचेस में, तो कोई टेंशन नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट. लोग है ना बोर्ड्स रिपोर्ट छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है बोर्ड्स रिपोर्ट तो बोरिंग टॉपिक है. बट आई हैव सीन इन रीसेंट पास्ट बोर्ड्स रिपोर्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस डायरेक्टर्स रिपोर्ट से पूछे जाते हैं. तो बोर्ड्स रिपोर्ट मिस मत करना. ये कंटेंट्स जब मैं करवा दूंगा अलग वीडियो में, तो यू हैव टू डू दैट. बट आई पर्सनली फील जब आप बोर्ड्स रिपोर्ट वाले पेज में एक बार आओ, चैप्टर 8 आने वाले क्लासेस में ये होने वाला है, रिवीजन में भी और क्लास में भी. बोर्ड्स रिपोर्ट में ये वाला जो अंश है, यहां से 2 मार्क्स आता है. जब आपको मैं करवाऊंगा वो पोर्शन फिर से हाईलाइट करूंगा. आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक कंपोजिट हम वीडियो बना रहा था रिवीजन के लिए, आई वांटेड टू हाईलाइट. और जिनके एग्जाम्स आपके पहले हैं उनको एक रिवीजन भी मिल जा रहा है. सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स. बोर्ड्स रिपोर्ट में सर और क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत कुछ, बट डोंट मिस दिस पर्टिकुलर 2 मार्क्स एज वेल एज वेयर इज DRS, आई कांट फाइंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स DRS. तो स्मार्ट प्रिपरेशन यही बोलता है कि मुझे ये मिस नहीं करना चाहिए. डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. And what else, sir? Attachment and annexures, both report में क्या जानता है? Signing 2 marks. क्या क्या annexures both report में जाते हैं? And last but not the least, एक figure change हुआ था इसके penalty में, that's simple. And last but not the least, यहाँ पे कुछ मैंने PPTs दिया है, you must observe that also. Thank you so much. फिर मिलेंगे हम लोग, ये रिवाइज करके रखिएगा. Thank you.